अस्सलाम वालेकुम सामीन। मुलाहिज़ा कीजिए जासूसी दुनिया दाए इब्ने सफ़ी। नॉवल कातिल का हाथ पार्ट 2। दूसरी सुबह हमीद उलझन में था कि फरीदी को उन वाक़यात से कैसे आगाह करे जो पिछले दिन पेश आए थे। ज़रूरियात से फारिग होने के बाद उसने नाश्ते के लिए फ़ोन किया और खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। मुतला अब्र आलूद था। सर्दी पिछले दिन से कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वेटर नाश्ते की ट्रे रखकर चला गया और हमीद पाइप में तंबाकू भरता हुआ मेज़ के करीब आ बैठा। पिछले दिन के वाक़यात अब भी उसके जहन में गूंज रहे थे। तंबाकू भरकर पाइप एक तरफ रखते हुए उसने नाश्ते की ट्रे पर नज़र डाली और होंठ सीटी बजाने के से अंदाज में सुकुड़ लिए। चॉकलेट का पैकेट। इससे पहले तो कभी नाश्ते के साथ चॉकलेट का पैकेट नहीं मिला। उसने उसे उलट पुलट कर देखा और पुरतफक्कुर अंदाज में उस पर से कवर उतारने लगा। ये उसने किसी खास ख्याल के तहत नहीं किया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे में पैकेट की अहमियत उस पर वाज़ा हो गई। कवर की निचली सतह पर स्याह रोशनाई से तहरीर था, नाश्ता करके लिबास तब्दील करो। पार्किंग शेड में गहरे ब्राउन रंग की एक टू सीटर जिसका नंबर MP A711 है, तुम्हारे ही लिए मुहैया की गई है। चाबी डैशबोर्ड के खाने में है, बस सीधे भरतू नाले की तरफ चले आओ। और हाँ, वो टाइप इन लगाना मत भूलना। हमीद ने तवील सांस ली और कवर को पुर्जे करके आतिशदान में डाल दिया। तो जनाब ने पूरी तरह जाल बिछा रखा है, उसने सोचा और नाश्ते की ट्रे की तरफ मुतवज्जा हो गया। कॉफ़ी फ्लेवर ना जाने क्यों अच्छा ना लगा, सैंडविच अच्छे थे। यूं तू नाश्ता ख़त्म करके लिबास तब्दील किया। टू सीटर जिसका तस्करा पैगाम में था पार्किंग शेड में मौजूद थी। हमीद ने उसे देखते ही महसूस किया कि वो गैर मामूली साख्त रखती है। डैशबोर्ड में गाड़ी की किताब और कुंजियाँ मौजूद थीं। किताब खोलकर देखी तो बहुचक्का रह गया। ये मेजर हामिद सईद ही के नाम की थी। पता रामगढ़ जोन का हिल स्टेशन का था। उसने कुंजी के लच्छे से इग्निशन की मुंतखब की और गाड़ी को स्टार्ट करके पार्किंग शेड से निकाल लाया। अब वो भरतू नाले की तरफ जा रहा था। नाला कहलाता था, लेकिन हकीकत था एक इंतहाई पुरशोर पहाड़ी दरिया जो रामगढ़ और टेकमगढ़ के दरमियान खत्ते तकसीम का काम भी देता था। मीलों तक बहाव इतना तेज था कि उसे पार नहीं किया जा सकता था। यही सड़क जिस पर हमीद सफ़र कर रहा था एक जगह पुल पर से गुजरती हुई टेकमगढ़ की सरहद में दाखिल होती थी। हमीद सोच रहा था, क्या उसे पुल तक जाना होगा? वैसे सड़क तो कई जगह भरतू नाले के करीब से भी गुजरती थी। वो सर झटक कर बड़बड़ाया, देखा जाएगा। लेकिन ये कुंजियों का लच्छा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इग्निशन और गाड़ी के दूसरे कुफलों के लिए अमूमन एक ही कुंजी होती है। फिर ये 7 अदद कुंजियां कैसी हैं जिनकी बनावटों में भी नुमाया फर्क है। कार तेज रफ्तारी से पहाड़ी सड़क तय करती रही। अब्र होने की वजह से खनकी बढ़ गई थी। गनीमत यही था कि हवा तेज नहीं थी, वरना ड्राइविंग बवाले जान बन जाती। फिर भी हाथों पर दस्ताने तो थे ही, वरना ठंडे स्टीयरिंग ने हथेलियों का खून मुंजमद कर दिया था। उसे फिर कुंजियों का ख्याल आया। उसने सोचा कि रुकना चाहिए किसी मुनासिब से मुकाम पर और देखना चाहिए कि कहीं ये हिजरा हाय हिफ्त बला की कुंजियाँ तो नहीं है। 7 अदद कुंजियाँ तिलिस्मी होशरबा के 7 हुजरों की कुंजियाँ भी साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक फादर हार्ट स्टोन से है। फादर हार्ट स्टोन जो अपनी जसामत और कद्दो कामत तक बदल कर रख देता है। खुदा की पनाह, पिछले दिन आंखों ने कैसा धोखा खाया था। उसने एक जगह सड़क के किनारे थोड़ा सा मुस्ताह टुकड़ा देखकर गाड़ी वहीं रोक दी। डैशबोर्ड का जायजा लेने लगा, लेकिन वहां कोई गैर मामूली बात नजर न आई। फिर गाड़ी के दूसरे हिस्सों की तरफ मुतवज्जा हुआ। दरवाजे कुछ गैर मामूली सी लगे, उनकी मोटाई गैर मामूली थी। वैसे भी जब हमीद ने उस गाड़ी को पार्किंग शेड में देखा था तो जहन के किसी गोशे में ये एहसास मौजूद था कि वो टू सीटर गाड़ियों से मुख्तलिफ है। दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल घुमाया ही था कि हैंडल के नीचे एक मखसूस कटाव वाली खिला नजर आई। उसने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी और इस खिला में मुख्तलिफ कुंजियां ट्राई करने की कोशिश करने लगा। फिर एक लग ही गई और उसी दरवाजे का अस्तर खुलकर सीट पर आ रहा। अस्तर के पीछे एक टाइट किस्म का खाना था जिसमें एक टॉमी गन रखी हुई थी और उसके राउंड भी थे। हमीद ने फौरन ही अस्तर उसकी जगह लगाकर उसे दोबारा मुक़फ़िल कर दिया। फिर वो दूसरे दरवाजे को भी आजमाने ही जा रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी करीब से गुजर गई। फिर चंद सानियों के बाद दूसरी भी गुजरी, लेकिन इस बार हमीद को अलर्ट हो जाना पड़ा।
क्योंकि उस गाड़ी को यास्मीन करलिबाश ड्राइव कर रही थी और तन्हा थी। हमीद ने अपनी गाड़ी भी स्टार्ट की और उसी रफ्तार से चल पड़ा जिस रफ्तार से यास्मीन की गाड़ी गुजरी थी। दोनों गाड़ियों का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 100 गज रहा होगा। हमीद ने दीदो दानिस्ता ये फासला बरकरार रखा, वरना चाहता तो उससे और भी करीब रह सकता था। फिर यकबैक एक मोड़ पर अकड़ी गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। बहुत ही खतरनाक किस्म का मोड़ था। हमीद को रफ्तार बहुत कम कर देनी पड़ी। जरा सी बेहतियाती गाड़ी को सैकड़ों फीट गहरी खाई में ले जाती। लेकिन वो औरत यास्मीन करलिबास या तो पागल थी या खुद एतमादी के मामले में अपना सानी नहीं रखती थी। मोड़ तक पहुंचते पहुंचते हमीद की गाड़ी रेंगने लगी थी। बहुत एहतियात से उसने निस्फ दायरा बनाया और फिर कुशादा सड़क पर आ गया, लेकिन हद्दे नज़र तक यास्मीन की गाड़ी का पता नहीं था। हमीद ने गियर बदलकर एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी, लेकिन फिर तो इंजन ही बंद कर देना पड़ा था। बड़ी गहरी ढलान थी। शायद ये ढलान हमीद की याददाश्त से महव हो गई थी, वरना वो उस मोड़ से गुजर जाने के बाद भी रफ्तार का एतदाल कायम रखता। उसके बाद फिर चढ़ाई थी। सेल्फ लगाकर इंजन दोबारा स्टार्ट किया और फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ फासले पर उसे दो गाड़ियां नजर आईं। एक सड़क पर आड़ी खड़ी थी और दूसरी सीधी। ये यास्मीन ही की गाड़ी थी, लेकिन वो जो आड़ी खड़ी थी, साफ जाहिर होता था जैसे उसी को रोकने के लिए वो उस पोजीशन में लाई गई हो। हमीद ने भी करीब ही पहुंचकर गाड़ी रोकी। यास्मीन वाली गाड़ी खाली थी, लेकिन अगली गाड़ी के करीब एक आदमी खड़ा नजर आया। माफ फरमाइएगा जनाब, उस आदमी ने हमीद को मुखातिब करके कहा। मैं 1 मिनट में आपके लिए रास्ता बनाता हूँ। पिकनिक के लिए निकलने वाले अमूमन अपना दिमाग घर ही छोड़ आते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हमीद गाड़ी से उतरता हुआ बोला। शुक्रिया, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। काफ़ी जगह है, सिर्फ गाड़ी की पोजीशन बदलनी पड़ेगी। हमीद इतनी देर में उसके करीब पहुंच चुका था। उसने महसूस किया कि दूसरे आदमी की नज़र उसकी टाई पिन पर है। फिर उसने हमीद के चेहरे पर सवालिया नज़र डाली। हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने सर को इस बात की जुम्बिश दी। बाईं जानिब, वो हाथ उठाकर बोला, रास्ता बना हुआ है। ये गाड़ी सीधी कर लो, ख्वामखा लोग शुबहात में मुब्तला होंगे। हमीद बड़बड़ाता हुआ गाड़ी के पास से हट गया। दूसरा आदमी इंजन स्टार्ट करके गाड़ी की पोजीशन तब्दील करने लगा। हमीद ने उसके टाई में तीर-नुमा पिन देखा। बाईं ढलान पर एक पतली सी और किसी कदर गहरी नाली नजर आई। उसने सोचा, गालिबन उस पगडंडी को उसने रास्ता कहा था और यकीनन ये रास्ता किसी खास जगह तक जाता होगा। उस नाली की गहराई 1 या 1.5 बालिश से ज्यादा ना रही होगी, लेकिन ये इंसानी हाथ का कारनामा नहीं मालूम होता था। हमीद उसी नाली के सहारे ढलान में उतरता रहा। एक जगह वो नाली पहाड़ी सड़क की तरह घूमी हुई नजर आई और उस मोड़ से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि शायद तहतुल सिरा में ही उसका अख्ताम हो, क्योंकि आगे फिर मोड़ था। ऐसे ही 3 मोड़ और मिले और फिर वो गहरी पगडंडी एक गार में दाखिल हो गई। पगडंडी दाखिल हो गई होगी, हमीद तो दहाने ही पर ठिठक गया था। फिर अभी संभला भी नहीं था कि एक कगर की ओट से एक रिवाल्वर निकलकर उसके सीने से आ लगा। सामने आओ, हमीद गुर्राया। रिवाल्वर कगर की ओट से बाहर आ गया। हमीद ने पहले उसे तीखी नजरों से देखा और अपने टाई पिन की तरफ देखने लगा। आई एम सॉरी, वो गड़बड़ाकर बड़बड़ाया और रिवाल्वर की नाली हमीद के सीने से हट गई। रास्ता दिखाओ, मैं धामनगर से सीधा चला आ रहा हूँ, हमीद बोला। आइए आइए, 1 मिनट यहाँ ठहरिए ताकि आंखें अंधेरे की आदी हो जाएं। सारी रात जागता रहा हूँ, हमीद आहिस्ता से बोला। हो सकता है मुझे तुम्हारे सहारे की भी जरूरत हो। मैं नहीं समझा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुझे सहारा देकर वहां तक पहुंचाओ। क्या कोई नया हुक्म है? यकीनन, वरना मुझे क्यों आना पड़ता? और फिर यही नहीं, ये हुक्म भी हालात का रुख मालूम करने के बाद ही तुम तक पहुंचाया जा सकता है, वरना मैं यूं ही वापस जाऊंगा। बेहतर है, आइए, उसने हमीद का हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ दूर चलने के बाद हमीद की आंखें अंधेरे की आदी हो गईं। मैं नहीं समझ सकता, हमीद का साथी बड़बड़ा रहा था। अब क्या हुक्म हो सकता है? लेकिन ये भी सुनिए, हमारे पास एक शिकार भी है। क्या मतलब? फिजारों में ठहरी हुई एक ईरानी लड़की जो हमारा ताक़ुब कर रही थी।
खूब, हाँ, फिजारों में है एक लड़की, मैं नाम नहीं जानता। हमीद सर खुजाता हुआ बोला, मेरा क़याम भी वहीं है। ओहो, तो आप, लेकिन आप अस्पताल में तो नहीं थे। बताया ना कि मैं पिछली रात धामनगर तलब कर लिया गया था, हमीद ने कहा, और सोच में पड़ गया कि आखिर उसने अस्पताल का हवाला क्यों दिया। उन्हें उसका इल्म था कि पिछले दिन वो अजनबी अस्पताल में बेहोश प्रोफेसर और उसकी निगरानी करता रहा था, लेकिन शायद ये आदमी उस अजनबी को सूरत से नहीं पहचानता, वरना अस्पताल का नाम ना लेता। बहरहाल हमीद उसके साथ चलता रहा। ज़्यादा दूर नहीं चला था, लेकिन रास्ता इतना दुश्वार गुजार था कि मसाफत की तवालत का एहसास होता था। और फिर एक जगह तेज़ रोशनी की एक किरण नजर आई। चट्टान के किसी रखने से गालबन पेट्रोमैक्स लैम्प की रोशनी फूट रही थी। हमीद ने सोचा, मुमकिन है वहाँ कोई ऐसा मिल जाए जो उस अजनबी को पहचानता रहा हो। देखा जाएगा। उसके जेरे बगल होलिस्टर में भरा हुआ रिवाल्वर मौजूद था। 2 अदद पेट्रोमैक्स लैंपों से गार का यह हिस्सा पूरी तरह रोशन था। हमीद मोना चंगेज़ी को देखकर चौंक पड़ा। 2 आदमियों के दरमियान सहमी खड़ी थी और उसने यास्मीन कल्लिबाश का बाजू पकड़ रखा था। हमीद की आमद पर वो सभी चौंके थे, लेकिन दोनों लड़कियों के चेहरों के तासरात उनसे मुख्तलिफ थे। मोना ने मुतहय्यराना अंदाज में मुंह खोला था और फिर बंद कर लिया था। यास्मीन की आंखों में चमक सी लहराई थी। गहरे सन्नाटे को तोड़ते हुए हमीद ने कहा, आप लोग अपना काम जारी रखें। तीनों ने सवालिया अंदाज में उस आदमी की तरफ देखा जो हमीद को यहाँ तक लाया था। नया हुक्म लाए हैं, उसने जमाई लेकर कहा, और वो हुक्म हालात के तहत है। हमीद जल्दी से बोला, आप लोग अपना काम जारी रखें। वो कोशिश कर रहा था कि मोना से नजर ना मिलने पाए। हम इससे पूछ रहे हैं कि इसने मेजर सईद नामी आदमी को क्या बताया है। उनमें से एक बोला, ठीक है, अगर उसने ना बताया तो मैं तुम तक दूसरा हुक्म पहुंचा दूंगा। हमीद ने जेब से पाइप और तंबाकू की पाउच निकाली। वो महसूस कर रहा था कि यास्मीन उसे अजीब नज़रों से घूरे जा रही थी और ये हमारा ताक़ुब कर रही थी। उसने यास्मीन की तरफ इशारा करके कहा, खांसी है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। हमीद ने लापरवाही से कहा। तुम? दफतन एक आदमी उसकी तरफ मुड़ा। तुम कौन हो? क्या यह सवाल ज़ाब्ते के मुताबिक है? हमीद गुर्राया। और इजहार ख्याल का ये अंदाज कहाँ तक दुरुस्त है? खैर खैर, ये सब बात की बातें हैं, तो अपना काम जारी रखो। मोना ने अपना निचला होंठ दांतों में दबा रखा था और चेहरे पर अंदरूनी कश्मकश के आसार थे। ये कुछ नहीं बताती। बताएगी? हमीद ने पाइप और पाउच को दोबारा जेब में रखते हुए कहा और बगल बगल के नीचे हाथ ले जाकर रिवाल्वर निकाल लिया। बताओ, तुमने मेजर सईद को क्या बताया था? हमीद ने रिवाल्वर का रुख मोना की तरफ करते हुए कहा और फिर फायर भी कर दिया। वो चीख मारकर लहराई और इधर उधर खड़े हुए आदमियों ने उसे हाथों पर संभाल लिया। ये क्या? तीसरा आदमी हकलाया। खामोश रहो। हमीद का लहजा इतना डरावना था कि फिर किसी के हलक से आवाज ना निकली। मोना की आंखें बंद थीं और वो आगे पीछे झूल रही थी। गोली का गुजर उसके सर से कई इंच ऊंचाई से हुआ था। सीधी खड़ी करो, निशाना खता हुआ। हमीद जोर से दहाड़ा और मोना ने आंखें खोल दी। हमीद कह रहा था, इस बार दिल का निशाना लूंगा जो कभी खता नहीं करता। बताओ, तुमने मेजर सईद को क्या बताया था? मैंने, वो हाँफती ही बोली, यही बताया था कि मेरे डैडी सनकी हैं, हर साल सर्दियों में यहाँ आते हैं, मुझे होटल में छोड़कर कई कई दिन गायब रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं बताते कि वो इन दिनों कहाँ गायब रहते हैं। और क्या बताया था? और कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं, रहम करो मेरे हाल पर। ठीक है, हमीद ने रिवाल्वर वाला हाथ झुकाते हुए कहा और फिर पाथाना अंदाज में चारों की तरफ देखकर बाएं हाथ से जेब में पड़े हुए पाइप को टटोलने लगा। इस तरह तो हम भी एक बोला, अक्ल चाहिए काम करने के लिए। खैर, अब मैं उन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। उन चारों में से कोई कुछ न बोला। अब हमीद यास्मीन की तरफ मुतवज्जा नजर आने लगा। उसने अंग्रेजी में मुखातिब किया, मैंने तुम्हें फिजारों में देखा था। हाँ, मैं वहीं मुकीम हूँ, गुस्सीली आवाज में जवाब मिला। इन लोगों का ताक़ुब क्यों किया था? दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का? मैं ताक़ुब क्यों करने लगी? मेरा भी यही ख्याल है, इन्हें गलतफहमी हुई थी। मैंने सुना है कि तुम मुसन्निफा हो। तुमने गलत नहीं सुना, निहायत गुस्से के आलम में जवाब दिया गया। ईरानी अदब में जमूद तो नहीं हुआ? जमूद? जमूद क्यों होना है? ये बड़ी अच्छी बात है।
हमारे यहाँ तो बिल्कुल हो गया है। आलम यह है कि आज बड़े बड़े शायर और इंशा परवाज ख्वातीन के साथ बैठे आलू छीला करते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे भी साथ ले चलो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन एक बात है, उन लोगों से गलती हुई है, इसका तज़किरा किसी से भी ना करना। महज इसलिए तुम्हारे साथ ये रियायत है कि तुम गैर मुल्की हो और तुम्हारा हमारे मामलात से कोई सरोकार नहीं हो सकता। अगर किसी मुकामी आदमी को हमने गलती से भी इस तरह रोका होता तो जिंदा वापस ना जाने देते। यास्मीन होठों पर जुबान फेर कर रह गई। तुमने भी मुझे फिजारों में देखा होगा, हमीद ने कहा। मुझे ध्यान नहीं, और आइंदा भी देखोगी, लेकिन तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। उस तकलीफ देही के सिलसिले में हम तुम्हारी खिदमत में कोई बड़ा तोहफा पेश कर देंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तब तो आप इन्हें ले जाएंगे? एक आदमी ने पूछा। हमीद जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी गार के दहाने की तरफ से उनके सामने आ गिरा। फिर वो उठ ही रहा था कि हमीद ने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसने सड़क पर उसे उस गार का रास्ता बताया था। उसके फौरन बाद ही एक गुंजीली आवाज़ सुनाई दी, अपने हाथ ऊपर उठाओ। एक दराज कद आदमी दहाने के करीब टॉमी गन संभाले खड़ा था। हमीद के हाथ भी गैर इरादी तौर पर ऊपर उठते चले गए। रिवाल्वर तो वो पहले ही होलिस्टर में रख चुका था। मेजर सईद के अलावा और सब अपने हाथ गिरा दें। हमीद ने सोचा शायद ये भी उसे नहीं पहचानता, इसलिए नफसियाती तरीका इख्तियार किया। लिहाजा सबके साथ ही उसने भी अपने हाथ गिरा दिए। मेजर सईद, टॉमी गन वाला गुर्राया। हमीद अब भी दूसरों ही की तरह अनजान बंदा खड़ा रहा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुमने सुना नहीं? इस बार उसने खास तौर पर हमीद की तरफ टॉमी गन की नाल घुमाती। घास तो नहीं खा गए? हमीद ने जी खड़ा करके कहा। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि ये मेजर सईद है, इसके हाथ पैर बांध कर डाल दो। तुम कौन हो? उनमें से एक आदमी ने पूछा। मैं तुम ही में से एक हूँ, लेकिन ये भी तो टाई पिन, सब फ्रॉड है। तुम उसे बांध लो। क्यों लड़की, बताओ ये कौन है, वरना तुम्हारा जिस्म छलनी हो जाएगा। उसने मोना को मुखातिब किया। मैं नहीं जानती। तुम बकती हो, अच्छी तरह जानती हो कि ये मेजर सईद है। मोना कुछ न बोली। अब वो बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रही थी। हमीद के फायर पर भी उसके चेहरे पर इतनी मुर्दनी नहीं छाई थी। बताओ, वरना ट्रिगर पर दबाव डालता हूँ। वो फिर गुर्राया। अब टॉमी गन का रुख मोना की तरफ था। मोना ने इस बात में सर हिलाया। देखो, उसने दूसरों से कहा, और वो हमीद पर टूट पड़े। नहीं, एहतियात से, सिर्फ बांध लेना है, हम देखेंगे कि ये कौन है। मेजर सईद, होश में आओ, वरना हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओगे। यास्मीन के चेहरे पर तशवीश के आसार थे, लेकिन वो दम बखुद खड़ी रही। मोना बुरी तरह कांप रही थी। जरा ही सी देर में उन्होंने हमीद के हाथ पैर टाइयों से बांध दिए। अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। ओहो, ये दूसरी लड़की कौन है? टॉमी गन वाले ने पूछा। ओहो, ये दूसरी लड़की कौन है? टॉमी गन वाले ने पूछा। ये एक ईरानी सैयाह है, फिजारों में ठहरी हुई है, जिसने हमारा ताक़ुब किया था। क्यों? तुमने उनका ताक़ुब किया था? पता नहीं, तुम क्या पूछ रहे हो? यास्मीन ने अंग्रेजी में कहा। मैं तुम्हारी जुबान नहीं समझती। क्या तुमने उन लोगों का ताक़ुब किया था? इस बार उसने अंग्रेजी में सवाल किया। ये सरासर बकवास है। मैं यहाँ बागरज तफरीह आई हूँ। एक गाड़ी किराए पर हासिल की है और इधर उधर घूमती फिरती हूँ। आज इत्तेफाकन इधर निकल आई थी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं अपने सफारत खाने से शिकायत करूंगी। अगर तुम मुझे इत्मीनान दिला सकें कि तुम सचमुच गैर मुल्की हो, तो हम तुम्हें जाने देंगे, वरना फिर मुझे सोचना पड़ेगा। मेरा पासपोर्ट गाड़ी में मौजूद है। अच्छी बात है, ये भी देख लेंगे, टॉमी गन वाले ने कहा। फिर दूसरों से बोला, इसे उठाकर गाड़ी तक ले चलो। इशारा हमीद की तरफ था। 10 मिनट बाद वो सड़क पर थे। गाड़ियों में एक और इजाफा हो गया था। टॉमी गन वाले ने उन्हें हिदायत दी थी कि वो हमीद को उसकी गाड़ी में डाल दें। फिर उसने यास्मीन से पासपोर्ट तलब किया था। हमीद उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा सोच रहा था, शायद ये आखिरी सफर साबित हो। मोना को वो साथ ही ले जा रहा था। पता नहीं अब किन किन लोगों से साफा पड़े। यह आदमी उसे पहचानता था, वरना उन दोनों को तो ले ही निकला था। दफतन उसने उसी आदमी की आवाज़ सुनी, लड़की को मेरी गाड़ी में बिठा दो। फिर उसने देखा कि मोना अगली सीट पर बैठ रही है। तुम सब मेरे पीछे आओ, उसी आदमी ने दूसरों से कहा। लेकिन जनाब, आपने कैसे यकीन कर लिया कि वो वापस पहुंचकर पुलिस को इत्तला ना देगी? किसी ने पूछा।
जहन्नुम में जाए, जितनी देर में वो पुलिस तक पहुंचेगी हम न जाने कहाँ होंगे। चलो बैठो अपनी गाड़ी में, और हाँ, एक आदमी मेजर सईद की गाड़ी को संभालेगा। फिर हमीद ने उसे स्टीयरिंग के सामने बैठते देखा। इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई और गाड़ी चल पड़ी। ऊपर नुमा आईना विंड स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ था। हमीद उस पर पीछे आने वाली दोनों गाड़ियों को देखता रहा। तीसरी यास्मीन की गाड़ी कहीं ना दिखाई दी। हमीद मोना का चेहरा भी देख सकता था। वो बार बार मुड़कर उसकी तरफ देखती थी। आंखों में अजीब सी गमालूद नरमी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो अपनी गलती पर नादिम हो। तुम दोनों अगर चाहो तो गुफ्तगू भी कर सकते हो, ड्राइव करने वाला दफतन बोला। और हमीद की खोपड़ी नाच कर रह गई। सख्त गुस्सा आया। दिल चाहा कि चीख चीख कर आसमान सर पर उठा ले। बिलाशुबा वो फरीदी ही की आवाज़ थी। हमीद को वो रगड़े और घिस्से याद आए जो उन लोगों ने उसे बांधते वक्त दिए थे। अरे तुम कुछ बोल नहीं रहे मेजर सईद, हालांकि बहुत खुश मिजाज मशहूर हो। मेजर सईद की ऐसी की तैसी मैं नहीं समझ सकता, वो उससे ज्यादा ना कह सका। खफगी की वजह बरखुरदार, क्या मैं गधा हूँ? हमीद ने हलक फाड़ने की कोशिश की, लेकिन गुस्से की ज्यादती से उसमें भी कामयाबी ना हुई। गधे तो हो लेकिन अच्छी नस्ल के। मैं मोना को निकाल ला था। हमीद ने बदस्तूर खुशगवार लहजों को बरकरार रखा। तुम सिर्फ मोना को निकाल लाते और मैं उन पांचों को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। अक्ल इस्तेमाल करना सीखो फर्जंद। अगर हम उन्हें बांध लेते तो कितनी मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती। अपनी पुश्त पर लाद कर इतनी चढ़ाई तय करके सड़क तक पहुंचना पड़ता। फिर ड्राइव करने वाले दो होते और गाड़ियां तीन थीं। जाहिर है कि सड़क पर कोई गाड़ी छोड़ी ना जा सकती। खामखा बेचैनी फैलती इससे। बहरहाल तुम खुद ही देख लो कि वो अपने आप बड़ी खुशी से मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। तुम्हें थोड़ी बहुत चोटें जरूर खानी पड़ी हैं, लेकिन यह आसानी उन चोटों से कहीं ज्यादा कीमती है। क्या ख्याल है तुम्हारा? हमीद कुछ न बोला। खोपड़ी एक बार फिर नाच कर रह गई थी। बिल्कुल सामने की बात थी, लेकिन उसकी समझ में ना आ सकी। फादर हार्ड स्टोन का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। सचमुच अगर दो एक को भी अपनी पीठ पर लाद कर चढ़ाई चढ़नी पड़ती तो वो उस वक्त बेदम पड़ा होता। फरीदी फिर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए तलब किया था कि मोना से हासिल की हुई मालूमात मुझ तक पहुंच सके। जब तुम्हें देर हुई तो खुद चल पड़ा। यहाँ तुम्हारी गाड़ी नजर आई। एक आदमी उन गाड़ियों की निगरानी कर रहा था। उसे मजबूर किया कि वो सब कुछ उगल दे। उसे रास्ता दिखाने के लिए साथ ले जाना पड़ा, लेकिन वहां उनकी तादाद देखकर स्कीम ही बदल देनी पड़ी। खैर हाँ, तो तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई? खुलने के बाद जायजा लूंगा, हमीद बुरा सा मुंह बनाकर बोला। गुफ्तगू उर्दू ही में होती रही थी। बार बार मोना के चेहरे पर हैरत के आसार नजर आते और वो उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगती। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो बिलाखिर हिज़ियानी अंदाज में बोली। फिक्र ना करो, अब कोई परेशानी की बात नहीं, हमीद ने कहा। मेरे डैडी का क्या हाल होगा? तुम लोग आखिर हो कौन? मैं अपने बारे में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और ये शख्स मेरा फादर है। हालांकि उम्र में मुझसे 3 या 4 साल से ज्यादा बड़ा ना होगा। मुझे डैडी के पास पहुंचा दो, खुदा के लिए रहम करो। तुम्हारे डैडी हर तरह महफूज हैं, फरीदी बोला, लेकिन अगर अब तुम वापस गई तो तुम्हारा अंजाम भी सारा रहमान के अंजाम से मुख्तलिफ ना होगा। सारा रहमान? वो कांप कर रह गई। सारा रहमान के अंजाम के हवाले पर मोना की हालत बिगड़ने लगी थी। हमीद ने नर्म लहजे में कहा, हम पर एतमाद करो, तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होगी। अस्पताल वापस जाने की सूरत में शायद तुम अपने डैडी के लिए भी खतरा बन जाओ। मोना कुछ न बोली। एक बार फिर उसके चेहरे पर जर्दी दौड़ गई थी। होंठ खुश्क थे। गाड़ी तेज रफ्तारी से रास्ता तय करती रही। दफतन हमीद को यास्मीन कज लिबाश याद आई। ओह, आपने उसे क्यों निकल जाने दिया? वो बोल पड़ा। किसकी बात कर रहे हो? यास्मीन कज लिबाश की। ओह, तो उसे क्या करता? वो एक ईरानी है। जनाब जनाब, सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि वो ईरानी नहीं, कतई यहीं की बाशिंदा है। ये और बात है कि वो ईरानियों के से लहजे पर कुदरत रखती हो। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो भी मोना का ताक़ुब करती रही है। नहीं, मोना उछल पड़ी। यकीन करो, मैंने देखा है। उस शाम को भी वो तुम्हारा ताक़ुब करती हुई आई थी, जब फिजारों के किचन में ऑयल स्टोव फटने से धमाका हुआ था। मुझे उसका इल्म नहीं है, मैंने देखा था। ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। और दूसरी बात, नहीं बल्कि मेरा दावा है कि वो रजिया के अलावा और कोई नहीं हो सकती। कौन रजिया?
वही जो हमारे दर्द खाने की रूह रवा थी। घास तो नहीं खा गए? आपने वहां उसे देखा था? नहीं। तो फिर मेरे हवा से खमसा पर एतमाद कीजिए, वो 100% रजिया है। अगर ये बात है तो फिर देखना पड़ेगा। फरीदी के लहजे में तशवीश थी। फिर उसने कुछ देर बाद पूछा, तुमने उस पर तो नाज़ाहिर होने दिया कि उसे पहचानते हो? नहीं, मैंने काफी एहतियात बरती है। ये बड़ी अच्छी बात है। फिर वो खामोश हो गए। नाले के पुल के करीब पहुंचकर उन्होंने पिछली गाड़ियों से पैर दर पे हारन की आवाजें सुनी। क्या किस्सा है? फरीदी बड़बड़ाया। उकब नुमा आईने में उन दो गाड़ियों के अलावा और किसी तीसरी गाड़ी की झलक भी ना दिखाई थी। फरीदी ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे लगाकर खड़ी कर दी। पिछली दोनों गाड़ियां भी रुक गई थी। एक आदमी उतरकर फरीदी की गाड़ी के करीब आया। साहब, हम ये पुल क्रॉस ना कर सकेंगे, उसने कहा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा हुक्म है। बॉस के लेफ्टिनेंट हस्ब ज़रूरत इन अहकामात में तब्दीलियां भी कर सकते हैं। आप जानिए, मैं ये अपनी जिम्मेदारी पर कर रहा हूँ, फरीदी ने लापरवाही से कहा। जाओ। उसने फिर इंजन स्टार्ट किया। वो आदमी गाड़ी के पास से हट गया था। गाड़ी चल पड़ी। फिर उसने भरतू नाले को उस गाड़ी चल पड़ी। उसने भरतू नाले के उस पुल को भी पार कर लिया जो टेकमगढ़ और रामगढ़ को मुंसलिक करता था। हामिद उकब आईने में पिछली गाड़ियों को देखता रहा। मेरा क्या हश्र होने वाला है? मोना बड़बड़ाई। मुतमईन रहो बेबी, तुम बिल्कुल महफूज हो, फरीदी ने कहा। मैं डैडी के लिए परेशान हूँ। ये कैसी बेहोशी है? मैं तुम्हें इत्मीनान से बताऊंगा, फिक्र ना करो। मैं प्रोफेसर की हिफाजत का जिम्मा ले सकता हूँ। आप लोग कौन हैं, खुदारा बताइए। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया था? हमीद बोला। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि दोस्ती के लिए किसी ने इतना कुछ किया हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बहुत कुछ देखोगी। संजीदगी से गुफ्तगू करो मेजर सईद, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि थोड़ी सी अक्ल भी इस्तेमाल करो। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। फिलहाल खामोश रहो, हमीद बोला। मुझे देखो कितने सब्र सुकून के साथ इतनी देर से बंधा पड़ा हूँ। गाड़ियों ने टेकमगढ़ में दाखिल होकर तकरीबन 2-2.5 मील का फासला तय कर लिया था। एक जगह फरीदी ने हाथ बाहर निकालकर पिछली गाड़ियों को रोकने का इशारा किया और खुद भी रफ्तार कम करके गाड़ी रोक दी। मोना और हमीद के अलावा और सब गाड़ियों से उतर आए थे। यहाँ कुछ अजीब सी चट्टानें थीं और ये रास्ता आम सड़क से हटकर था। शिकार को उठाकर मेरे साथ चलो, फरीदी ने शिकारियों से कहा और वो हमीद को खींच खांच कर बाहर निकालने लगे। हमीद बहुत बुरे लहजे में कह रहा था, देखना तुम लोग अपना अंजाम। रोना चाहोगे लेकिन आंसू ना निकलेंगे, चीखना चाहोगे लेकिन हलक बंद हो जाएंगे। उनमें से कोई कुछ न बोला। फरीदी मोना का हाथ पकड़े दो चट्टानों के दरमियान दर्रे में दाखिल हो रहा था। वो सब हमीद को कंधे पर उठाए उसके पीछे चलते रहे। रास्ता दुश्वार गुजार था। हमीद को खदशा था कि उनमें से कहीं कोई लड़खड़ा कर गिर ना पड़े। बहरहाल वो अपने हाथ और पाँव की सलामती की दुआएं मांगता हुआ उनके कंधों पर सफर करता रहा। कुछ दूर चलने के बाद फरीदी ने एक जगह ठहरने को कहा। यहाँ भी एक गार की से सांप का पड़ा था। फरीदी ने टॉर्च रोशन की और वो सब गार के दहाने में दाखिल हो गए। कदमों की चापों से गूंजता हुआ तारीख गार कुछ अजीब सा माहौल पैदा कर रहा था, लेकिन ये तारीकी जल्द ही गायब हो गई। अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहाँ कई पेट्रोमैक्स लैंप रोशन थे। 2-3 आदमी पहले से भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े बेताल्लुकाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया था। हमीद को उन्होंने जमीन पर डाल दिया। हमीद को बेसाख्ता बर्फ के भूतों के केस वाले गार याद आ गए। वो सोच रहा था कि कहीं ये भी उन्हीं गारों में से ना हो जिन्हें इंसानी हाथों ने तराशा था और जहाँ जमाने कदीम में बुद्ध भिक्षु रहा करते थे। यहाँ घुटन का एहसास नहीं था। दफतन फरीदी ने उन्हीं लोगों से कहा, अब इसे खोल दो। हमें कितनी देर ठहरना होगा, उनमें से एक ने पूछा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम कितनी देर बाद वापस जाएंगे और यहाँ किस मकसद के तहत लाए गए हैं? वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मतलब? इस सवाल के जवाब में फरीदी ने टॉमी गन सीधी कर ली और उन आदमियों को मुखातिब करके बोला जो वहां पहले से मौजूद थे, अब उनकी हथकड़ियां लगा दो। हथकड़ियों के नाम पर सभी चौंक पड़े थे। जिसने भी अपनी जगह से जुम्बिश की वो ढेर हुआ। फरीदी ने टॉमी गन को जुम्बिश देकर कहा, फिर देखते ही देखते उनकी हथकड़ियां लग गई थी। अब हमीद भी उनकी तरफ से इतना लापरवाह नजर आ रहा था जैसे पहले उन्हें कभी देखा ही ना हो।
یہ सब क्या हो रहा है, हम तो नहीं समझ सकते, कैदियों में से एक ने कहा। लेकिन फरीदी ने उसे कोई जवाब देने के बजाय अपने आदमियों से कहा, इन्हें ले जाओ। कुछ देर बाद गार के उस हिस्से में सिर्फ हमीद, फरीदी और मोना ही रह गए। बैठ जाओ, फरीदी ने मोना से कहा, तुम भूखी होगी। मोना ने नफी में सर हिला दिया। चंद लम्हे सर झुकाए कुछ सोचती रही, फिर बोली, हथकड़ियाँ सिर्फ पुलिस वाले ही इस्तेमाल करते हैं, तुम इस फिक्र में ना पड़ो, मैं प्रोफेसर की हिफाजत का इंतजाम भी कर चुका हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम इस तरह हम लोगों तक आ पहुंची, वरना क्या होता। आप उस बेचारी को फिलहाल आराम ही करने दीजिए। क्या वाकई तुम इतनी थकन महसूस कर रही हो कि मेरे सवालात के जवाब ना दे सको? फरीदी ने उससे पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं? सारा रहमान के बारे में कुछ। मैं सब कुछ इन्हें बता चुकी हूँ, मोना ने हमीद की तरफ देखकर कहा। मैं अपने तौर पर कुछ सवालात करूँगा, पूछिए। तुम उसे कब से जानती थी? हम साथ ही पले बड़े और जवान हुए थे। मिस्टर रहमान मेरे डैडी के गहरे दोस्तों में से थे। चूँकि उनकी मसरूफियात कुछ इस किस्म की थी कि सारा की तरबियत पर ध्यान नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे भी हमारे ही घर भेज दिया था। मेरे डैडी ने उसे तालीम दिलवाई और उसे उस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसी दौरान में अंकल रहमान का इंतकाल हो गया। उन्होंने सारा के लिए माकूल रकम छोड़ी थी। मोना खामोश होकर कुछ सोचने लगी। उसने अपना इंडस्ट्रियल होम कब कायम किया था? फरीदी ने पूछा। 5 साल पहले की बात है। कारोबार कैसा चल रहा था? बहुत अच्छा। नसीराबाद के ऊंचे तबकों में उसके यहाँ का काम बहुत मकबूल था। तुमने उन 5 वर्षों के दौरान में कोई ख़ास तगैर महसूस किया था उसमें? तगैर? वो ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। चंद लम्हे खिला में घूरती रही, फिर भर्राई ही आवाज़ में बोली, मैंने उसमें से कई किस्म के तगैरात महसूस किए थे। कारोबार शुरू होने के बाद 2 साल तक वो मामूल के मुताबिक ही नज़र आती रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसे हमेशा एक आसाब ज़दा लड़की ही के रूप में देखा। ज़रा सी आवाज़ पर इस तरह चौंक पड़ती थी जैसे करीबी कहीं बम गिरा हो। तुमने उसकी वजह ज़रूर पूछी होगी? यकीनन, लेकिन उसने कभी कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया था। क्या तुम सच बोल रही हो? फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, और वो बौखलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। फरीदी का लहजा खुशगवार नहीं था। ओह, तो तुमने तो मुझे भी सच्ची बात नहीं बताई थी। हमीद ने अपने मखसूस लहजे में शिकवा किया। मैं क्या करूं? वो दोनों हाथों से अपने बाल नोचने लगी। कानून के हाथ मजबूत करो, फरीदी ने पुरसुकून लहजे में कहा। तो क्या आप लोग? हाँ, हम कानून के मुहाफिज हैं। मेरे डैडी, मैं कह चुका हूँ कि उन्हें महफूज समझो। अलबत्ता कुदरती मौत से तो उन्हें कोई भी ना बचा सकेगा। मोना कुछ न बोली। फरीदी कहता रहा, अपने जहन को उसके लिए तैयार करो, वरना कितने अच्छे लोग सारा की तरह मौत के घाट उतर जाएंगे। मोना फिर भी खामोश रही। बेहतर होगा कि तुम कुछ देर आराम करो, हमीद ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करती। बस आप लोग किसी तरह मुझे डैडी के पास पहुँचा दीजिए। जब तक वो भेड़िया आज़ाद है ये ना हो सकेगा, फरीदी बोला। मैं तुम्हारा खून अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। फिर मैं क्या करूँ? इस सिलसिले में जो कुछ भी जानती हो मिनो अन मुझे बता दो, इसी में सबकी बेहतरी है। मोना कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, सारा एक लड़के को चाहती थी, इस बुरी तरह कि खुद ही उसकी तबाही का बायस भी बन गया। अगर वो दरमियान में ना होता तो सारा भी आज जिंदा होती। वो खामोश हो गई। फरीदी ने बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कहा। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोली, जिस जमाने में वो बहुत ज्यादा नर्वस नजर आने लगी, अक्सर कहा करती थी कि वाजिद ने उसे बहुत बड़े जंजाल में फंसा दिया है, लेकिन उसकी वजाहत उसने कभी नहीं की। 1 मिनट, फरीदी हाथ उठाकर बोला। वाजिद कौन था? नसीराबाद की किसी फर्म का परचेज ऑफिसर था। फर्म का नाम मुझे याद नहीं, इतना जानती हूँ कि वो आमद बरामद का कारोबार किया करता था। उनकी दोस्ती इंडस्ट्रियल होम कायम होने से पहले हुई थी या बाद में ये यकीन के साथ कैसे कहा जा सकता है? सारा ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। अगर उनकी दोस्ती पहले हुई थी तो मुझे उसके बारे में कई साल बाद क्यों बताती? बहरहाल, जब से उसने अपनी उस परेशानी का तज़किरा किया था, मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा, हर वक्त किसी सोच में गुम रहती थी। उसके बाद से उन दोनों के ताल्लुकात में भी फर्क आया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वो बुरी तरह जान देती थी उस पर। अगर किसी दिन उससे मुलाकात नहीं होती थी
तो वो पागलों की तरह शहर की गलियों की खाक छानती फिरती थी। मोना खामोश होकर कुछ सोचने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे उस अजमाल के लिए तफसील तरतीब दे रही हो, जैसे कही हुई बात को लिए बतौर दलील पेश कर सके। मुझे हैरत है, हमीद बड़बड़ाया। कम से कम मैं तो किसी ऐसी हस्ती का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे लिए उलझन का बाइस बने। आप औरत नहीं हैं, मोना से घूरती हुई बोली। औरतों से भी बदतर, फरीदी ने सिगार का गोशा तोड़ते हुए कहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो खुद ही मौजूदा मौजूद से हटने की कोशिश कर रहा हो। किसी औरत की मौजूदगी में मेरी तौहीन ना कीजिए। तुम्हें वो औरत तो याद ही होगी फर्जंद, जिसने तुम्हारी नाजुक कलाइयों की शान में कुछ कहा था। हमीद समझ गया था कि फरीदी किसी मकसद के तहत मौज़ूए गुफ्तगू बदलना चाहता है, लेकिन उसे ये बात पसंद न आई कि उस सिलसिले में वो खुद ही निशाना बने। जी हाँ, उसने नाखुशगवार लहजे में कहा। और वो औरत भी याद ही होगी जिसे तुम्हारे शर्माने की अदा ऐसी भाई थी कि वो तुम्हें सहेली बनाने पर आमादा हो गई थी, वो भी याद है? हमीद नथने फुलाकर बोला। मोना उसे हैरत से देख रही थी। लिहाजा मुतहैयर होना छोड़ दो औरतों की बातों पर, फरीदी सिगार सुलगाता हुआ बोला। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हमीद इस तरह सर हिलाकर बोला जैसे देर से उसकी हिदायत सुन रहा हो। हाँ बेबी, दफतन फरीदी मोना की तरफ मुड़कर बोला। क्या सारा ने उस जंजाल क्या सारा ने उस जंजाल में फंसाया था प्रोफेसर को? सच सारा ने तो नहीं, मोना गड़बड़ा गई। लेकिन जंजाल, डैडी तो किसी जंजाल, ये किसी तरह भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुझे इल्म है कि प्रोफेसर उसे तुमसे भी ज्यादा चाहते थे। आप क्या जाने? बस इल्म है, लेकिन प्रोफेसर का दूसरा रूप हाल ही की दरियाफ्त है। यहाँ आने पर मालूम हुआ कि प्रोफेसर भी उस जंजाल से अलग नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। खुदा के लिए मुझसे कुछ ना पूछिए। क्या तुम्हें अपने वतन से मोहब्बत नहीं है? लेकिन मैं क्या जानती हूँ जो आपको बताऊंगी? डैडी ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो हर साल सर्दियों में ही रामगढ़ आते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये महसूस किया है जैसे कोई नजर न आने वाला फंदा उनकी गर्दन में पड़ा हुआ है और वो कुशा कुशा रामगढ़ की तरफ ले जाए जा रहे हैं। ये भी नहीं बताया तुम्हें कि ऐसे सख्त मौसम में यहाँ आने का क्या फायदा? वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आए दिन तरह तरह के तजर्बात करते रहते हैं। किसी एक तजर्बे के लिए उन्हें कई साल से एक मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत पेश आती है। तजर्बा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें सर्दियों में यहाँ आना पड़ता है। खूब, फरीदी उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। प्रोफेसर ने तुम्हें यही बताया है? जी हाँ। हालांकि इस तरक्की के दौर में कोई सा भी दर्जा हरारत हासिल करने के लिए मौसम या सतह समंदर से बुलंदी का मुंह नहीं देखना पड़ता। क्या ख्याल है तुम्हारा? यही तो मैं भी सोचती रही हूँ, लेकिन तुमने कभी हकीकत मालूम करने की कोशिश नहीं की। मैं डैडी को गुस्सा दिलाना पसंद नहीं करती, उनके आसाब कमज़ोर हैं। वैसे तुमने ये तो महसूस ही किया है जैसे वो जबरन कहरन आते हों। जी हाँ, मैं यही महसूस करती रही हूँ। अच्छा, उस तजर्बे से पहले भी कभी तुम लोग रामगढ़ आते रहे थे? जी नहीं, मेरी अपनी याददाश्त में तो नहीं। अब दो एक सवालात मैं भी करना चाहता हूँ, हमीद बोल पड़ा। फरीदी ने उसे गौर से देखते हुए सर को जुम्बिश दी और मोना हमीद की तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम उस आदमी से बहुत ज्यादा खाइफ थी, न सिर्फ खाइफ थी बल्कि उसके बारे में खासी मालूमात भी रखती थी। उस रात जब तुमने उसे मेरे कमरे में बेहोश पड़े देखा तो मुझसे कहा था कि वो फिजारों में तन्हा ना होगा, उसके साथ ही जहन्नुम का दहाना खोल देंगे। लेकिन डैडी को उससे क्या सरोकार, वो तो शायद उसे जानते भी ना हो। क्या मतलब? उसका ताल्लुक तो सारा वाले मामले से था। फरीदी बोला। लेकिन तुम खाइफ थी। वो दरअसल वाजिद का बड़ा भाई है। उसका ख्याल था कि वाजिद के कत्ल में सारा का हाथ था। कत्ल? किसका कत्ल? वाजिद का कत्ल। ये कब की बात है? 8 या 10 महीने पहले की। उसी के बाद तो सारा अपने होश हवास खो बैठी थी। फिर उन दिनों के बाद उसने मुझे बताया था कि वो किस जंजाल में फंसी रही थी। उसने मुझे बताया था वाजिद को उसकी आंखों के सामने एक दरिंदे ने कत्ल कर दिया था। गर्दन में छुरी मारकर झटका दिया था। नरकने के 2 टुकड़े हो गए थे और खून की मोटी सी धार उछल पड़ी थी। मैं क्या बताऊं कि वो कैसे अंदाज में उसका तस्करा करती थी। वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी, फिर झुरझुरी सी लेकर बोली। मैं नहीं समझ सकती कि वो अचानक इतनी क्यों बदल गई थी। वाजिद के कत्ल से पहले वो एक आसाब ज़दा सी लड़की थी, लेकिन कत्ल के बाद मैंने महसूस किया था
जैसे उससे ज़्यादा निडर और फौलादी किस्म की कुव्वत फैसला रखने वाली औरत मेरी नज़रों से ना गुजरी हो। वो उन लोगों से इंतकाम लेने के लिए निकल खड़ी हुई थी। लेकिन तुम वाजिद के भाई से क्यों खाइफ थी? जब तक सारा जिंदा रही थी वो उसकी निगरानी करता रहा था, उसे मजबूर करता रहा था कि वो उसे वाजिद के कातिल के बारे में बता दे। फिर एक दिन सारा के कत्ल की खबर अखबारात में शाया हुई और वो मेरे पीछे लग गया। इस तरह हमारे बंगले की निगरानी करने लगा जैसे हम कहीं रुपोश होने का इरादा रखते हों। मुझसे कहा था कि सारा ने तुम्हें ज़रूर बताया होगा कि वाजिद को किसने कत्ल किया था। मुझे बताओ वरना मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे पीछे लगा रहूँगा। वो नसीर आबाद के मतमूल आदमियों में से है, बदनाम भी है, बहुत तो गुंडे पार रखे हैं, कभी तन्हा नहीं होता। 4 बदमाश साथ होते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि उससे न उलझो। मेरा यकीन है कि वो फिजारों में तन्हा ना रहा होगा। नसीर आबाद से मेरा ताक़ुब करता हुआ रामगढ़ आया था। प्रोफेसर को इसका इल्म था? नहीं, मैंने उसके बारे में उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। वो यूं ही बहुत परेशान रहते थे और सारा के कत्ल के बाद से ऐसा मालूम होता था जैसे अपने हवास ही में ना रहे हों। क्या वो खाइफ थे? फरीदी ने पूछा। बहुत ज्यादा, डरे डरे सहमे सहमे, लेकिन उन्होंने कभी उसकी वजह नहीं बताई। मैं पूछती थी तो यही जवाब मिलता था कि तुम्हें वहम हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरीदी ने पुरतफक्कुर अंदाज में सर को जुम्बिश दी। मोना खामोश हो गई थी। हमीद पाइप में तंबाकू भर रहा था। कुछ देर बाद फरीदी ने पूछा, सारा किन लोगों से इंतकाम लेना चाहती थी? उसने खुलकर कभी नहीं बताया। एक बार अपना पर्स मेरे सामने फेंक दिया था और उस पर बने हुए सुनहरे तीर की तरफ इशारा करके बोली थी कि उनसे, फिर कतई तौर पर खामोश हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे उसके मुतालिक साफ तौर पर बताए, लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर एक बार उसने कहा था कि मेरा ये पर्स मेरे लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसमें वो राज पोशीदा है जो मेरे वाजिद के कातिल को जहन्नम में पहुंचा देगा। फरीदी जो उसे पुरतशवीश नजरों से देखता रहा था बोला, और तुम ये सारी बातें पहली बार किसी को बता रही हो? नहीं, इन्हें भी बताई थी, मोना ने हमीद की तरफ देखकर कहा। इसके अलावा किसी को भी नहीं, हत्ता कि वाजिद के भाई साजिद को भी नहीं बताई। न जाने क्यों उसे देखकर मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं अपने होंठ सी लेती थी। क्या यही पर्स था? फरीदी ने सारा रहमान वाला पर्स जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हमीद ने उसे बुरी तरह चौंकते देखा। ये आपको कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? वो मुस्तवाना अंदाज में बोले और बड़ी बेचैनी से फरीदी के जवाब की मुंतजिर रही। तुम अच्छी तरह देख कर बताओ कि ये वही पर्स है या नहीं। यकीनन वही है, वो उसे उलट पुलट कर देखते ही बोली। आपको कहाँ से मिला, बताइए मुझे। सारा से। ओह मेरे खुदा, वो हमदर्दों के दरमियान पहुंच जाने के बाद भी जिंदा न रह सकी। मैं नहीं समझा। यकीनन आप उसके हमदर्दों में से हैं, तभी तो उसके लिए। लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि ये पर्स, तुम ही बताओ भला इसमें क्या है। जब मेरे हाथ आया था तो उसमें चंद सिक्कों के अलावा और कुछ भी नहीं था। जितनी बात मैंने उसकी जुबान से सुनी थी आपको बता दी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। फरीदी चंद लम्हे खिला में घूरता रहा, फिर बोला, वाजिद के कत्ल के सिलसिले में उसने पुलिस को तो कोई बयान नहीं दिया था? यही तो बड़ी अजीब बात है। इस मामले में उसके भाई साजिद का रवैया भी हैरत अंगेज रहा है। उसने भी तो पुलिस को इस सिलसिले में मुतला नहीं किया कि सारा उसके भाई के कत्ल के मुतालिक कुछ जानती है। खैर, कुछ और बताओ सारा के बारे में। हाँ, तो उसने कातिल के मुतालिक और क्या कहा था? वो नकाब पोश था, चेहरा नहीं देख सकी थी, और कुछ दस्तानों का भी तस्करा था। दस्तानों का जिक्र करते हुए पागलों की तरह हंसी भी और बड़ी हकारत से कहा, अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा। फरीदी ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी। हमीद फिर फिजारों की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन मैकअप में नहीं था। अब उसे हमीद की ही हैसियत से फिजारों में क़याम करना था। अलबत्ता फरीदी की हिदायत थी कि वो रजिस्टर में असल नाम और पता दर्ज ना कराए। हमीद सोच रहा था आखिर उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर वो मेजर सईद के मैकअप में अब नहीं रह सकता था, फिर कोई दूसरा रूप इख्तियार करने की हिदायत मिलती। आखिर खुलकर सामने आ जाने का क्या मकसद हो सकता था? उसके हाथ स्टेयरिंग पर सख्त हो गए और वो बड़बड़ाया, तो ये बात है। निचला होंठ दांतों में दबाए हुए वो विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए रहा। तो फिर एक बार उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। वो सोच रहा था कि सारा रहमान फरीदी की मौजूदगी में कत्ल हुई थी। मुजरिमों को इल्म था कि वो फरीदी से मिलना चाहती है।
फिर क्या मुजरिमों को फरीदी या उससे मुताल्लिक लोगों की तलाश ना होगी? अगर ये बात ना होती तो फरीदी इतनी एहतियात से क्यों काम लेता? सारा रहमान। हमीद ने तवील सांस ली। सारा रहमान मर जाने के बाद और ज्यादा हैरत अंगेज साबित हुई थी। बात कहाँ से कहाँ पहुंची। उसका पर्स बहरहाल उलझन का बायस बना था, लेकिन आखिर फरीदी ने कातिल और उसके दस्तानों के तस्करे के बाद खामोशी क्यों इख्तियार कर ली थी? मोना से फिर मजीद पूछगूछ क्यों नहीं की थी? खुद हमीद के जहन में तो उस वक्त नए सवालों ने सर उभारा था। फरीदी ने मोना से कहा था कि अब उसे आराम करना चाहिए, लेकिन वो मुصر थी कि उसे कहीं भिजवा दिया जाए। बामुश्किल तमाम हमीद ने उसे कम से कम 2 दिन के लिए प्रोफेसर से अलग रहने पर आमादा किया था। कार तेजी से रास्ता तय करती रही। ये वही कार थी जिससे हमीद ने सुबह सफ़र किया था। फरीदी ने उसकी मुख्तलिफ कुंजियों के बारे में उसे बताते हुए कहा था, तुम उसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें पाओगे, बस इसे जहन नशीन कर लो कि कौन सी कुंजी कहाँ लगेगी। उसके बाद हमीद काफ़ी देर तक कुंजियों से मुताल्लिक मशक करता रहा था। उसे उन गुफाओं का ख्याल आया जिनमें उन दिनों फरीदी का क़याम था। इसी जगह वो तादाद में 8 थीं। 2 गुफाओं में कैदी थे जिनकी तादाद 1.5 दर्जन के करीब थी। उनमें से सिर्फ उन्हीं लोगों को पहचान सका था जिन्हें पहले देख चुका था। बकैया उसके लिए अजनबी थे। फरीदी ने उसे उनके बारे में कुछ नहीं बताया था। वापसी पर उसे सड़क पर सिर्फ अपनी 2 सीटर खड़ी दिखाई दी थी। दूसरी गाड़ियां वहां नहीं थीं। फिर उसने उनके मुतालिक फरीदी से कुछ पूछा ही नहीं था। पूछ कर करता भी क्या? फरीदी से ताल्लुक़ रखने वाली हर बात हैरत अंगेज थी। हैरत जाहिर करने के बाद अगर किसी सवाल का जवाब ना मिले तो जहनी थकन कुछ और बड़ी सी महसूस होने लगती है, और फिर जहनी थकन का ख्याल आते ही सचमुच उसे अपने जहन पर एक बोझ सा महसूस होने लगा। सीटी में कोई धुन निकालने के लिए होंठ सिकुड़े, लेकिन सिमत मुखालिफ की तेज हवा ने आवाज़ न आने दी। तब वो अपने जहन को ढीला छोड़कर खूबसूरत लड़कियों के बारे में सोचने लगा। माया जी की चाल बड़ी दिलकश है, लेकिन जब तेजी से चलती हैं तो किसी वक्त भद्दी लगती हैं। तहमीना सर को पीछे झटक कर मुस्कुराती है तो कोई तशवीश सूझ ना सकी, और वो बराह रास्त यास्मीन कल्लिबाश की तरफ आ गया। फिर रज़िया याद आई। वो उसे पसंद थी। नफ्सियात के सिलसिले में उसे छेड़छाड़ वक्ती तौर पर गिरा गुजरती थी, लेकिन फिर वो अक्सर उसके बारे में सोचा करता था। यास्मीन कज़लिबाश। उसने तवील सांस ली। अगर वो रज़िया ही है तो अदाकारी में अपना जवाब नहीं रखती। ये बात उसने पहले भी कई बार सोची थी। उससे खुशी थी कि अब वो अपने पिछले मेकअप में वापस नहीं जा रहा, वरना बड़ी दुश्वारी पेश आती। वो उसे देखते ही भड़क उठती। फिजारा पहुंचकर वो अपनी गाड़ी पार्किंग शेड की तरफ लेता चला गया, और उसी वक्त उसकी नज़र उसकी लारी पर पड़ी। दो और उसी वक्त उसकी नज़र पुलिस की लारी पर पड़ी। 2-3 मुसल्लह कांस्टेबल लॉन पर भी नजर आए। क्या मुसीबत है? हमीद ने बड़बड़ाते हुए इंजन बंद किया। गाड़ी से उतरकर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटर पर 2 सब इंस्पेक्टर दिखाई दिए, जो शायद काउंटर क्लर्क से किसी किस्म की पूछगछ कर रहे थे। क्लर्क उनसे मुआवजत तलब करके हमीद की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने बताया कि क़याम के लिए कमरा मिल सकेगा। गाड़ी से मेरा सामान मंगवा लीजिए, हमीद ने कहा, और उसे अपनी गाड़ी के नंबर रजिस्टर उसने अपनी गाड़ी के नंबर और रजिस्टर में अपना नाम अब्दुल रशीद और पेशा कमीशन एजेंसी दर्ज कराया। हरचंद के वो नाम उसे पसंद नहीं था, लेकिन जुबान से यही निकला था, इसलिए अब अपने आप को अब्दुल रशीद ही महसूस कर रहा था। फिर कुछ देर बाद वहाँ पुलिस की मौजूदगी की वजह भी मालूम हो गई। ये हंगामा यास्मीन कल्लिबाश ने बर्पा कराया था। उसने पुलिस को इत्तला दे दी थी। लोग मेजर सईद के बारे में पूछगछ कर रहे थे। फिर एक पार्टी यास्मीन कज़लिबाश के साथ गालिबन उसी जगह की तलाश में रवाना हुई थी जहां वाक़या पेश आया था। उसने पुलिस को मोना के बारे में भी बताया था। हमीद को उसके बराबर ही कमरा मिला था, जिसमें वो मेजर सईद की हैसियत से मुकीम रहा था। थोड़ी देर बाद वो नीचे डाइनिंग हॉल में वापस आया। शाम हो गई थी और अब धुंधलका फैलने लगा था। हमीद ने सोचा कि मज़ीद मालूमात के लिए काउंटर क्लर्क से रब्तो-ज़ब्त बढ़ाना बेहतर है। इस वक्त काउंटर क्लर्क के पास गालिबन उसका कोई दोस्त बैठा बाकुल के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था। हमीद काउंटर से टिककर पाइप सुलगाने लगा। उसकी नज़रें सामने पड़े हुए लाइफ के सरबर्फ पर थीं, और ऐसा मालूम होता था जैसे वो उस पर छुपी हुई तस्वीर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा हो। काउंटर क्लर्क अपने दोस्त से कह रहा था, मेजर साहब का हार्ट फेल इसी रात हुआ था, जब बूढ़ा प्रोफेसर खराब खस्ता हालत में वापस आया था। पता नहीं क्या चक्कर था। वो प्रोफेसर से बेजार भी थे और उससे डरते भी थे।
जब वो बेहोश पड़ा था तो उनकी कोशिश यही थी कि मेडिकल एड ना मिल सके। तब मेजर सईद और मिस्टर साजिद परवेज एक डॉक्टर को बुला लाए। मेरा ख्याल है उस सिलसिले में मैनेजर साहब से उनकी झड़प भी हुई थी। फिर डॉक्टर ने जैसे ही ये इत्तला दी कि प्रोफेसर की हालत गैर यकीनी है, उनके कल्ब की हरकत बंद हो गई। अब तुम मुझसे जो नतीजा अफ्स करो। उसने खामोश होकर हमीद पर नजर डाली और फिर मुखातिब को जवाब तलब नजरों से देखने लगा। दूसरे आदमी ने कहा, और ये मेजर सईद और प्रोफेसर की लड़की वाला मामला कोई बहुत बड़ा चक्कर है। प्रोफेसर को होश ही नहीं आ चुकता। उस वक्त उसके बिस्तर के करीब 4 मुसल्लह पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। मोना और मेजर सईद की तलाश जारी है, जिन्हें कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं। कुछ देर के लिए वो फिर खामोश हो गए और हमीद लाइफ मैगजीन के बरफ उलटता रहा। आखिर वो ईरानी औरत वहां कैसे जा पहुंची थी? दूसरे आदमी ने पूछा। तफरीह के लिए निकली थी। आगे वो लोग अपनी गाड़ी में मोना को लिए जा रहे थे। एक उन्होंने अपनी गाड़ी इस तरह रोकी कि मिस यास्मीन को भी गाड़ी रोक देनी पड़ी। क्योंकि मिस यास्मीन यहीं मुकीम है, इसलिए उन्हें ताक़ुब का शुबा हुआ और उन्होंने उन्हें भी पकड़ लिया। मोना समेत जब वो गार में पहुंची, मिस यास्मीन का बयान है कि मोना से मेजर सईद के मुतालिक पूछगिछ कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि मोना ने मेजर सईद से किस किस्म की बातें की हैं और उसे अपने बारे में क्या बताया है। वो लोग कभी उर्दू में गुफ्तगू करने लगते थे और कभी अंग्रेजी में, वरना वो बेचारी तो कुछ भी ना समझ सकती। उन्हें उर्दू आती ही नहीं। बहरहाल ये पूछगछ जारी ही थी कि मेजर सईद हैरत अंगेज तौर पर वहां पहुंच गया और उसने मोना पर रिवाल्वर से फायर किए। फिर एक और आदमी आया जिसके हाथ में टॉमी गन थी। उसके हुक्म पर उन लोगों ने मेजर सईद को बांध लिया और यास मोना समेत उसे अपने साथ ले गए। मिस यास्मीन पर इतनी मेहरबानी की कि उनके कागजात देख लेने के बाद निकल जाने दिया, लेकिन धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ बताया तो उनकी खैर नहीं। यार, बड़े जिगरे की औरत है। अब तो उसे जिद हो गई है, सब कुछ पुलिस को बता दिया है और अब पुलिस वालों के साथ उन लोगों की तलाश में मारी मारी फिर रही है। मेजर सईद भी कोई मुजरिम आदमी है। मैं क्या बताऊं, काउंटर क्लर्क तवील सांस लेकर बोला। मेरे साथ तो बड़ी मेहरबानी से पेश आया था। प्रिंस हैंनरी की तंबाकू की वाफिर मकदार मुझे दी थी। तुमने कभी ट्राई किया प्रिंस हैंनरी? मेरी दानिश में तो इससे अच्छा कोई और तंबाकू है ही नहीं। कैप्स्टन क्या बुरा है? बकवास है। मैं तो अपने एक जहाजी दोस्त से खत्तो किताबत कर रहा हूँ कि जब भी आए मेरे लिए 2 दर्जन डिब्बे लेता है। कैप्स्टन के मुकाबले का नहीं, मानो मेरी बात। काम का बहस ना करो। लॉर्ड बूगर डूगर भी कैप्टन का ही तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। इस पर काउंटर क्लर्क साहब ने लॉर्ड बूगर मुगर की वालदा की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी फरमाई और मुखातिब के चेहरे पर भी किसी कदर बरअफरोख्तगी के आसार नजर आए, लेकिन वो निचला होंठ दांतों में दबाए दूसरी तरफ देखता रहा। काउंटर क्लर्क बुरा सा मुंह बनाकर रजिस्टर की बर्फ किरदानी करने लगा। फिर शायद दूसरे आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लहजे में दोस्ताना नरमी पैदा करके पूछा, फिर मेजर सईद का क्या हुआ? मेजर सईद की? लेकिन कबल इससे कि वो मेजर सईद की वालदा को भी नवाज बैठता, हमीद जल्दी से बोल पड़ा, यहाँ कौन कौन से अखबार आते हैं? अखबार? काउंटर क्लर्क झल्ला कर मुड़ा, लेकिन फिर शायद याद आने पर कि अब वो एक ग्राहक से मुखातिब है, संभल कर बोला, कई अखबार आते हैं जनाब। सब आपको रीडिंग रूम में मिल जाएंगे। मुझे चूंकि अखबार से दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उनके नाम भी याद नहीं रहते। खैर खैर, अभी अभी आपने प्रिंस हैंनरी के तंबाकू के मुतालिक जो राय जाहिर की थी, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, है ना? वो झुककर बोला। फिर दूसरे आदमी से बोला, देखो, जिसे जरा भी तमीज है मुख्तलिफ तंबाकुओं में, वो यही कहेगा। मियाँ, पीछा छोड़ो मेरा। दूसरा आदमी हाथ जोड़कर बोला, जहन्नुम में जा प्रिंस हैंनरी। हठधर्मी सलामत रहे। काउंटर क्लर्क ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर रजिस्टर की बर्फ गर्दानी करने लगा। अगर आप पीना चाहें तो मैं आपको प्रिंस हैंनरी का डिब्बा दे सकता हूँ, हमीद बोला। 1 डिब्बा? काउंटर क्लर्क ने हैरत से कहा। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन वो बहुत महंगा होगा। मैं तोहफतन पेश करूंगा। अरे नहीं, आपको कमी पड़ेगी। कतई नहीं, मेरे बड़े भाई एक बार बरदार जहाज पर चीफ इंजीनियर हैं। हर माह मेरा कोटा भिजवा देते हैं। इसमें से भी कई डिब्बे बच रहते हैं, लिहाजा अहबाब का भी भला हो जाता है। तब तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 1 डिब्बा मुझे भी इनायत फरमाइए और फिर उन हजरत को भी दिखाई जाए। ये भी क्या याद करेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। दूसरा आदमी नाखुशगवार लहजे में बोला, मुझे अपना ही ब्रांड भला लगता है। इस तरह हमीद ने काउंटर क्लर्क से दोबारा अच्छी खासी जान पहचान पैदा कर ली।
अब वो यास्मीन के बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश में पड़ गया था। अगर उसका ताल्लुक मुजरिमों ही से होता तो वो पुलिस को हरगिज़ बयान ना देती, लेकिन उसके बरक्स भी तो हो सकता था। वो फरीद ही के काम करने वाली कोई लड़की भी हो सकती थी। उसके इम्कानात पर भी हमीद ने बारहा गौर किया था, फिर ये सोचकर उस नज़रिए को रद्द कर दिया था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो खुद उससे राज़दारी बरतने का क्या मकसद हो सकता था। दोनों मिलकर क्यों ना काम करते। अगर ये यास्मीन दर हकीकत रज़िया ही थी तो दर्जी खाने में वो एक दूसरे के लिए क्यों अजनबी बने रहते, क्या मसलहत थी उसमें। लेकिन आखिर वो कमबख्त दर्जी खाना ही किस मर्ज़ की दवा था, क्या मकसद था उसके क़याम का, और फिर वो इस तरह बंद क्यों कर दिया गया। हमीद पाइप में तंबाकू भरकर उसे देरसिलाई दिखाने ही वाला था कि यास्मीन कज़लिबाश डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। हमीद ने उसे देखकर इतनी गहरी सांस ली थी कि काउंटर क्लर्क को भी उसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा था। आखिर किस जंगल का जानवर है, हमीद ने काउंटर क्लर्क से पूछा। कदोकाल मशरक के लगते हैं लेकिन लिबास ठेठ मगरबी है। ईरानी है जनाब, यही तो हैं मिस कज़लिबाश जिनको ये वाक़या पेश आया था। ओह अच्छा अच्छा, ईरानी हैं, खूब। ईरानी लड़कियां मेरी कमजोरी। काउंटर क्लर्क ने दांत निकाल दिए। यास्मीन की नज़र हमीद पर पड़ी और हमीद ने महसूस किया जैसे वो एक पल के लिए ठिठकी हो, फिर आगे बढ़ती चली गई। क़यामत है, हमीद मसाकाना अंदाज में हकलाया। बेहद संजीदा औरत है, मैंने अभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा, काउंटर क्लर्क बोला।